जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिएगा, एक आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं और प्यारे विद्यार्थियों, ये जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको यहां से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और आज मैं आपको जो है वो फटाफट आरटी 2009 है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए काफी रामबाण साबित होगा जो विद्यार्थी रीट का जो है पेपर देने जा रहे हैं पात्रता परीक्षा में, क्योंकि इसमें से 110% 5 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं और इतनी बारीकी से मैंने इस स्लाइड को बनाया है कि इससे बाहर कभी एक भी प्रश्न आपका जाएगा नहीं। तो सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। देखिए, शुरुआत करते हैं। आरटी 2009 के बारे में आपने सुना होगा, ये आपके सिलेबस में जो है वो एक बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ता है। देखिएगा, इसका पूरा नाम क्या है तो आप सबको पता है कि आरटी का पूरा नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अगर पूरा नाम पूछा जाए तो याद रखना क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये इसका पूरा नाम है। यहां पर निःशुल्क का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखना। निःशुल्क का अर्थ होता है बिना शुल्क के। क्या होता है? बिना शुल्क के। इसका निःशुल्क का अर्थ होता है बिना शुल्क के। अगर आप अनिवार्य का अर्थ देखोगे तो अनिवार्य का अर्थ होता है समुचित सरकार बालक के दाखिले, उपस्थिति, प्राथमिक शिक्षा की पूर्णतया प्राथमिकता को सुनिश्चित करना है। यानी जो समुचित सरकार है उसके द्वारा यहाँ पर उपस्थिति है, दाखिला है, उन सब के बारे में अनिवार्य रूप से जो इसका अर्थ दिया गया है वो समुचित सरकार बालक के दाखिले, उपस्थिति, प्राथमिक शिक्षा को पूर्णतया प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करना, ये इसका अर्थ होता है। बाल शिक्षा का अर्थ क्या होता है ये भी पूछा जाएगा। 6 से 14 वर्ष के जो बालक है उनको निःशुल्क शिक्षा देनी, ये बाल शिक्षा का अर्थ अधिकार क्षेत्र में आता है। अधिनियम का मतलब क्या होता है कि संसद द्वारा विधेयक, पारित विधेयक, संसद द्वारा जो पारित विधेयक होता है उसे हम अधिनियम कहते हैं और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो क्या बन जाता है, वो एक जो है न्यायिक उसको मान्यता मिल जाती है। यहां पर हम बात करेंगे कि भारत में निःशुल्क और बाल शिक्षा की सर्वप्रथम जो मांग करी गई है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत में निःशुल्क और बाल शिक्षा की जो सर्वप्रथम मांग की गई है वे मांग करने वाले तारीख कौन सी थी मांग की गई और कौन व्यक्ति था जिसने मांग करी। तो ध्यान रखना 18 मार्च 1910 को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई है। यह प्रश्न आपको 100% एग्जाम में आएगा कि कब मांग की सर्वप्रथम, तो 18 मार्च 1910 को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई है कि भाई साहब भारत में निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। फिर आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट है कि वर्तमान में शिक्षा समवर्ती सूची का क्या है, विषय है। वर्तमान में जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का क्या है, विषय है। यहां पर 3 विषय सूचियां होती है, आपको पता है कितनी सूचियां हैं, तो 3 है। सूची की बात करते हैं, एक सूची जिसका नाम है राज्य सूची, इस पर केवल और केवल कौन बनाती, कानून राज्य बनाता है। एक है समवर्ती, समवर्ती पर आप सभी जानते हो सूची है, इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती। एक है संघ सूची और इस संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, तो ध्यान रखना केवल केंद्र बनाती है। तो वर्तमान में जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का, यानी केंद्र और राज्य दोनों ही इस पर जो है वो अधिनियम या कानून बना सकती हैं। अब इसको किस संविधान संशोधन जोड़ा गया, तो ध्यान रखना 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है, इसको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन है। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो वो 1976 में हुआ और इसके तहत कौन सी समिति के आधार पर, तो याद रखना वो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जो है इसे समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था जब इसे इस सूची को जोड़ा गया था समवर्ती में। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी और उस समय राष्ट्रपति थे, ध्यान रखना, फखरुद्दीन अली। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। उस समय भारत की पीएम कौन थी, तो वो इंदिरा गांधी थी और उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो वो फखरुद्दीन अली हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर है वर्तमान में केंद्र में जो शिक्षा है वो कौन चलाता है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य कर रही है। यानी वर्तमान में जो ध्यान रखना ये जो
आपकी शिक्षा है वो केंद्र में कौन कार्य कर रही है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य कर रही हैं। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना की गई है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई है 25 सितंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखना है, यहां पर हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति की। ये नई शिक्षा नीति अभी आपके रीट सिलेबस में जोड़ा गया है कि नई शिक्षा नीति के बारे में आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कौन से प्रश्न बनेंगे, क्या बनेंगे? यहां से भी प्रश्न 100% पूछा जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 जो है ये कब आई थी? तो ध्यान रखना 17 अगस्त 2020 को आई थी। ठीक है, ये तारीख पूछी जाएगी तो इसको आईएमपी कर लेना। कहीं नई शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो 17 अगस्त 2020 को लागू की गई। मानव विकास संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर यहां पर क्या रख दिया गया? शिक्षा मंत्रालय रखा गया। अब देख लो, नई शिक्षा नीति में जो ये नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नई शिक्षा नीति में नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय। क्या हो गया? शिक्षा मंत्रालय। बाकी नई शिक्षा नीति से पहले क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में यह शिक्षा आता था। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। बात करते हैं शिक्षक जो दिवस मनाया जाता है। आप सभी जानते हो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में हम प्रति वर्ष जो है मनाते हुए आए हैं। और इस दिन शिक्षकों का काफी महत्वपूर्ण जो है वो योगदान होता है, तो उन्हें याद किया जाता है। और कौन हुए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर यहां पर पूछा जाएगा कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। देखो, एक तो है आपका शिक्षक दिवस ओनली, कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। जबकि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका पहली बार प्रारंभ हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में विश्व शिक्षक दिवस की शुरुआत की गई और इसकी शुरुआत हुई थी अर्जेंटीना से। कहां से हुई थी? अर्जेंटीना से इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ये आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। कहां से शुरुआत होती है? अर्जेंटीना से इसकी शुरुआत हुई थी। आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा सेट कर देता हूं मैं इसको। चलिए, रेडी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि यहां तक तो कंप्लीट है कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, प्रारंभ कब हुआ? 1951 में, और ये अर्जेंटीना से शुरू हुआ था विश्व शिक्षक दिवस। फिर पूछा जाएगा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के बारे में कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखना 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जाएगा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। देखो, एक तो होगा खाली शिक्षक दिवस, और यह शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हो 5 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर। एक पूछा जाएगा विश्व शिक्षक दिवस। क्या पूछा जाएगा? विश्व शिक्षक दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। ध्यान रखना, कब मनाया जाता है? 5 OCT, 5 अक्टूबर। और पहली बार मनाया गया था 1951 में। कहां से मनाया गया था? ये मनाया गया था अर्जेंटीना से। कहां से मनाया गया? अर्जेंटीना एक देश है अपना जहां से इसकी शुरुआत होती है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन के रूप में हम जो है वो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। और ये डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम थे, ये भारत के क्या थे? प्रथम शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद क्या थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन रहे थे? तो उनका नाम था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा स्लाइड है वो है RT 2009। RT 2009 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है मेरे प्यारे साथियों, और ऐसी जानकारी आपको किसी किताब में, किसी गाइड में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। मैं 100% आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपने इस वीडियो को आसानी से और आराम से शांत भाव से बढ़िया समझने की कोशिश करी तो एक भी प्रश्न आपका यहां से बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, बात करते हैं। देखो, यहां पर RT को आधार प्रदान करने हेतु 86वां संविधान संशोधन 2002 को पारित किया गया। प्रश्न पूछा जाएगा कि RT 2009 को आधार प्रदान करने हेतु कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया? तो वो संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 को पारित किया गया। बात करते हैं कि इस समय जो राज्यसभा थी उस राज्यसभा ने इस RT को जो है वो कब पारित किया था? तो राज्यसभा ने RT को पारित किया है, वो किया है 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में RT 2009 को पारित किया गया। प्रश्न पूछा जाएगा
आरटी 2009 को राज्यसभा में कब पारित किया गया? 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया। इस पर कैबिनेट ने इसे पारित कब किया था? तो कैबिनेट ने इसे पारित किया है, यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि आरटी 2009 को कैबिनेट ने कब जो है वो पारित किया? तो 2 जुलाई 2009 को पारित किया। लोकसभा में पारित कब हुआ? आरटी 2009 लोकसभा में पारित कब किया गया? तो याद रखना ये पारित किया गया 4 अगस्त 2009 को। यानी आरटी जो है, इधर देख लो, पहले क्या है समझ लो, पहले क्या है समझ लो। मैंने कहा कि आरटी को आदान प्रदान करने के लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 को पारित किया गया, ठीक है सर। कैबिनेट ने इसे कब मंजूरी पारित किया? तो 2 जुलाई 2009 को पारित किया। लोकसभा ने इसे कब पारित किया? 4 अगस्त 2009 को पारित किया। राज्यसभा ने कब किया? 20 जुलाई 2009 को किया है। और राष्ट्रपति ने इस पर जो हस्ताक्षर किए थे, राष्ट्रपति ने इस पर जो हस्ताक्षर किए वो किए थे 26 अगस्त 2009 को। कब किए थे? 26 अगस्त 2009 को। राज्यसभा ने इसे कब पारित किया था? तो वो किया है 20 जुलाई 2009। पहला आप ये ध्यान रखें 2 जुलाई 2009, दूसरा ये याद रखिएगा 4 अगस्त 2009, और तीसरा आपको याद रखना है 20 जुलाई 2009, और चौथा आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति ने इस पर कब हस्ताक्षर किए? तो 26 अगस्त 2009 को आरटी 2009 पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। इस समय भारत में यूपीए सरकार थी। कौन सी सरकार? यूपीए सरकार, जो यूपीए गठबंधन की सरकार थी, यानी इस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी 2009 में। बात करते हैं इस समय जो आरटी को जो आधार प्रदान किया गया था, उस समय भारत के पीएम कौन थे? तो मनमोहन सिंह, स्वर्गीय मनमोहन सिंह थे। और इस समय राष्ट्रपति कौन थी? तो वो थी प्रतिभा पाटिल। कौन थी? राष्ट्रपति थी, ध्यान रखना, प्रतिभा पाटिल है। आरटी 2009 जम्मू कश्मीर को छोड़ करके 1 अप्रैल 2010 को जो है वो संपूर्ण भारत में लागू की गई। और प्रश्न यही पूछा जाएगा कि आरटी को कब लागू किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये प्रश्न मैं आपको मिलूंगा जब रीट का पेपर होगा ना, रीट जो पात्रता परीक्षा होगी उसके बाद में आपको मिलूंगा। इस पीडीएफ में से कम 5 प्रश्न आपको मिलने वाले, 110% 5 प्रश्न मिलेंगे, देख लेना। शाबाश, यहां पर है ना, देख लेना कि आप कहोगे शाबाश सर जी, क्या मजा आ गया, आपने जो स्लाइड बनाई थी उनमें से हूबहू प्रश्न आया है। आरटी को जो है वो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके कहां कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। ये आप कहोगे उसके बाद में भी कि सर आपने जो बताया था वाकई में वो सेम का सेम छपा था। आगे बढ़ते हैं। ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान विधानसभा ने 19 मार्च 2011, राजस्थान विधानसभा ने 29 मार्च 2011, देखिएगा राजस्थान विधानसभा, यहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, यहां से भी क्या है प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान विधानसभा ने 29 मार्च 2011 को आरटी में संशोधन किया। प्रश्न बनेगा राजस्थान विधानसभा ने आरटी में कब संशोधन किया? तो 29 मार्च 2011 को संशोधन किया। और 1 अप्रैल 2011 को 1 अप्रैल 2011 को 1 अप्रैल 2011 को 1 अप्रैल 2011 को आरटी को राजस्थान में लागू किया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट आईएमपी प्रश्न पूछा जाएगा। संपूर्ण भारत में आरटी लागू हुई 1 अप्रैल 2010 को, जबकि राजस्थान में आरटी लागू की गई थी 1 अप्रैल 2011 को, यह याद रखना है। राजस्थान में आरटी 2009 को किस नाम से जानते हैं? वेरी गुड, शाबाश। क्या प्रश्न पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपसे कि आरटी 2009 को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? तो ये आरटी 2011 के नाम से जाना जाएगा। और प्रश्न यहां से 110% बनने वाला है। बात करते हैं संविधान में शिक्षा का जो उल्लेख किया गया है वो कहां कहां पर किया गया है? और यहां से तो 100%, क्या मैं आपको 100 यानी 200% की मैं गारंटी देता हूं इनमें से एक प्रश्न आएगा। कैसे पूछेगा? देखो, भाग 3 में मौलिक अधिकार जोड़े गए, ठीक है। मौलिक अधिकारों में हम अनुच्छेद की बात करते हैं 21, इसमें किसकी चर्चा की गई? शिक्षा की बात की गई, शिक्षा। यानी आर्टिकल 21A के अंदर जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में, उसके अंदर शिक्षा शब्द की परिभाषित किया गया है, शिक्षा शब्द का उल्लेख किया गया है, याद रखना है। भाग 4 की हम भाग 4 की हम बात करते हैं, सॉरी टू से।
देखिएगा, भाग 4 की हम बात करते हैं तो इसमें नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। और नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में किसका उल्लेख किया गया है? शिक्षा का उल्लेख। दो जानकारी आपको हुई है। तीसरी जानकारी, भाग 4 के अनुच्छेद 51 के अंदर 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। क्या जोड़े गए? 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। भाग 4 के अनुच्छेद 51 के अंदर 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 350 के अंदर प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल के तहत जो है वो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। ये ऐसा किस आर्टिकल में लिखा गया? तो 350 में लिखा गया कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। भाग 4 के में किसका उल्लेख है? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। भाग 4 के में अनुच्छेद कौन सा? तो 351 के है। नीति निर्देशक तत्व भाग किसमें? 4 में है। और अनुच्छेद 45 में शिक्षा का उल्लेख मिलता है। यहां पर जो है वो मौलिक अधिकार दे रखे भाग 3 में, अनुच्छेद 21A में शिक्षा की बात की गई है। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, आरटी 2009 की विशेषताएं। आरटी 2009 की क्या विशेषताएं? समावेशी शिक्षा को महत्व दिया जाना चाहिए। यहां पर कहा गया है कि आरटी 2009 है, ये कहती है कि समावेशी शिक्षा को क्या है? महत्व दिया जाए, सभी को समानता दिया जाए। ये समावेशी शिक्षा यानी आरटी इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करती है। प्रश्न पूछा जाएगा आरटी 2009 की विशेषता है नहीं है, तो ये पॉइंट दिए गए, इनमें से आपको 2 या 3 पॉइंट पूछे जाएंगे और 1 पॉइंट नहीं होगा। देखो, समावेशी शिक्षा को महत्व दिया जाए, पहला पॉइंट है। फिर है CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, बालकों की शिक्षा का वर्णन किया गया है। चाइल्ड विद स्पेशल नीड, बालकों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को इसकी विशेषताओं के अंदर जोड़ा गया है। याद रखना, घुमंतु परिवारों के बच्चों को शिक्षा देना, वह परिवार जो एक स्थान पर नहीं रहते हैं और वे इधर उधर भटकते रहते हैं, उन बच्चों को विद्यालय से जोड़ा जाए, ये आरटी के अंदर दिया गया है। आरटी 2009 न्याय योग्य व वाद योग्य नहीं है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये प्रश्न तो आपके छपने वाला है, गुरुजी की कसम। गुरुजी की कसम खा के कहता हूं, ये प्रश्न आपके छपेगा कि आरटी 2009 वाद योग्य वे आपके न्याय योग्य है या नहीं है। तो ध्यान रखना, इसके ऊपर आप केस फाइल नहीं कर सकते हो, कोई इस पर जो है वो बहसबाजी नहीं होगी। ये ना तो न्याय योग्य है ना ही वाद योग्य है। अध्यापक के कार्य कर्तव्य योग्यताओं का वर्णन किया गया है। आरटी 2009 में अध्यापक के क्या कार्य हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या योग्यताएं हैं, इसके बारे में बताया गया है। आरटी के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक समझाती समान हुई है। देखो, आरटी के बाद जो है ना वो कक्षा और आयु अनुसार अधिक समझाती समान हुई, यानी यहां पर कक्षाओं के अंदर भी काफी चेंजेस मिला है। आयु के आधार पर बच्चों को कक्षाओं में प्रवेश दिया जाता है। ये सारी समानताएं जो हुई हैं वो आरटीआई 2009 के तहत हुई हैं। ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। आगे चलते हैं। आगे विशेषता है 7वें नंबर पर आरटी 2009। यहां पर कक्षा 1 से लेकर 8, ध्यान रखना है, ये कक्षा 1 से लेकर 8 बता रहा है कि इसमें कितने वर्ष तक के बालक होने चाहिए। तो ये 6 वर्ष से 14 वर्ष, देखो 6 से 14 वर्ष के बालक कौन सी कक्षा में होने चाहिए, यानी 6 वर्ष का बालक जो है वो पहली कक्षा में आएगा। सर 6 वर्ष से पहले यानी 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक ये जो बच्चा होगा ना, ये पढ़ेगा आपके आंगनबाड़ी केंद्र में। कहां पढ़ता है? आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ता है। आंगनबाड़ी केंद्र का ध्यान रखना है, इससे पहले भी एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी 3 क्लासें होती हैं और तीनों ही आंगनबाड़ी में पढ़ता है और वो पहली क्लास में आएगा 3 साल का। ठीक है, 3 साल का। और उसके बाद जो है 3 साल का है जो बच्चा क्या आएगा, पहली क्लास में आएगा। फिर वो 8वीं क्लास में आ जाता है तो उसकी आयु 8वीं क्लास में प्रवेश की आयु है वो है 14 वर्ष और पहली क्लास में आयु की जो आयु है वो है 6 वर्ष। याद रखना, यानी 1 से 8 तक की जो बच्चे की आयु होती है वो 6 से प्रारंभ होती है और 14 साल खत्म हो जाती है। दिव्यांग बालक, देखो वह बालक जो शारीरिक रूप से अपरिपक्व है उनके लिए क्या आयु है, तो ध्यान रखना पहली में बच्चा 6 वर्ष का आएगा और 8वीं में 18 वर्ष का बालक
हो सकता है, ये दिव्यांग के लिए है। तो ये भी आईएमपी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आरटी 2009 में जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बालक हैं वो दिव्यांग बालक हैं, तो वो एज कितनी से कितनी हो सकती है? तो 6 से लेकर 8 वर्ष की आयु तक का बालक जो है वो पहली से लेकर 8वीं में प्रवेश ले सकता है। नई शिक्षा नीति 2020 में आरटीए में कक्षा 1 से 12 तक की आयु वो दी गई है, ध्यान रखना 6 से 18 वर्ष। यानी ये जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, इस शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि अगर बालक पहली कक्षा में है तो वो 6 वर्ष की आयु में वो पहली क्लास में आएगा। अगर बच्चा 12वीं क्लास में है तो वो 18 वर्ष का बालक जो है वो किस क्लास में आएगा? 12वीं क्लास में आएगा। ध्यान रखना, ये नई शिक्षा नीति 2020 कहती है। आरटी में 7 अध्याय, आरटीए में क्या है? 7 अध्याय है, 18 धाराएं हैं और एक इसमें अनुसूची है। 7 अध्याय 38 धाराएं, 7 अध्याय 38 धाराएं और एक क्या है? अनुसूची है। ध्यान रखना, 7 अध्याय 38 धाराएं, एक अनुसूची जोड़ी गई है किसमें? आरटीए 2009 में। 7 अध्याय कौन कौन से? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाएगा कि आरटीआई में 7 जो आपके अध्याय है वे कौन से? देखो यहां लिखा हुआ है अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण लिखा हुआ है, अति महत्वपूर्ण लिखा हुआ है। जितने विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं, जितने विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको मैं यकीन दिलाता हूं, अगर आप अपनी मां से प्रेम करते हो, अगर आप अपने परिवार से प्रेम करते हो और आपको लगता है कि मैंने जो जानकारी आपको एग्जिट में सटीक दी है और इससे आपको कुछ फायदा हुआ है, तो प्लीज मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूं, मैं एक सब्सक्राइब मांग रहा हूं आपसे। प्लीज आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ऐसी ही जानकारी हमेशा देता रहता हूं और आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आप करोगे, मैं जानता हूं, क्योंकि आप जो मैं मैटर लेकर आया हूं यह मैटर किसी गाइड में आपको नहीं मिलेगा, सीधी सी बात, और मिल जाएगा तो काफी डिटेल में लिखा हुआ है। और हमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। तो कितने अध्याय हैं? देखो, पहले अध्याय में शुरू होती है वो होती है प्रस्तावना या प्रारंभ अध्याय जो है, इसके अंदर पहले में कहा गया है आरटीआई की प्रस्तावना दी गई है और इसका प्रारंभ किया गया है। दूसरा अध्याय कहता है कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, यानी दूसरा अध्याय कहता है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तीसरा, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों और माता पिता के कर्तव्य है। वहां पर जो समुचित यानी केंद्र और राज्य है और वहां की स्थानीय जो इकाइयां हैं और वहां के स्थानीय जो अधिकारी हैं और अपने माता पिता हैं, उनके तीसरे अध्याय में इन कर्तव्यों को जोड़ा गया है। चौथा अध्याय विद्यालय और अध्यापक के उत्तरदायित्व है, यानी इनके कर्तव्य है। यानी अध्याय 4 में ही कहा गया है कि एक विद्यालय होगा और उसके अंदर एक अध्यापक होगा और उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए बालकों के प्रति, वो जो आरटी 2009 के अध्याय 4 में उल्लेखित किया गया है। अध्याय 5 प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं उसे समय पर पूरा करना, ये 5वें अध्याय में लिखा गया है कि प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम उसे समय पर पूरा किया जाए, बीच में ना छोड़ा जाए। छठा अध्याय कहता है बालकों के अधिकारों का संरक्षण किया जाए। और 7वां अध्याय और अंतिम अध्याय है वो कहता है कि इसमें अन्य मुख्य बातें प्रकीर्ण की गई हैं, जो छूट गई हैं इनमें वो सारी बातें 7वें अध्याय में शामिल हो जाती है। नेक्स्ट, आरटीआई 2009 के अंदर 38 धाराएं हैं। कितनी धाराएं? 38 धाराएं। धारा 1 क्या कहती है? देखो ये धाराएं शुरू हो गई और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ऐसी जो मैंने स्लाइड बनाई है इसमें बहुत शॉर्ट तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जिस भी व्यक्ति को ये जो जानकारियां हैं वो आपके जो है काम आने वाली जैसी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना और क्लास को अंतिम जरूर देखना। आपके 5 प्रश्न सही होंगे, बड़ा फटाफट चलूंगा मैं। अध्याय 1 कहता है कि अधिनियम का नाम एवं लागू करने की तिथि दी गई है। अध्याय 1 में यह कहा गया है कि जो आरटीआई बना है वो अधिनियम पूरा का पूरा कहां पर दिया गया? आपके अनुच्छेद धारा 1 में दिया गया है और यहां पर लागू करने की तिथि भी यहां पर दी गई 1 के अंदर। जम्मू कश्मीर ने, देखना जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त, ये प्रश्न भी आएगा कि जम्मू कश्मीर ने आरटीआई को कब पारित किया?
तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर ने BRTA को पारित किया था और 31 अक्टूबर 2019 को लागू किया है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि जम्मू कश्मीर ने पारित 5 अगस्त 2019 को किया था, जबकि जम्मू कश्मीर में RTA लागू किया गया था, वो किया गया 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर ने भी अपने यहां पर RTA को लागू कर दिया। और ये प्रश्न तो मैं आपको कह देता हूं आने वाला एग्जाम में। धारा 2 क्या कहती है कि अधिनियम में विशेष काम में ली गई शब्दावली है। अधिनियम 2 यानी आपकी जो धारा 2 है, इस धारा 2 के अंदर क्या कहा गया है कि जो अधिनियम में विशेष काम में आने वाली कुछ शब्दावली है जिसको धारा 2 के अंदर जोड़ा गया। कैसे? पहली जो शब्दावली है वो है समुचित सरकार। केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार तीनों को मिलाकर के ये तीनों जो है वो समुचित सरकार के अंतर्गत शामिल होते हैं। केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार, ये समुचित सरकार के अंदर। ये प्रश्न पूछा जाएगा समुचित सरकार में कौन कौन शामिल है, तो केंद्र है, राज्य और स्थानीय सरकार है। स्थानीय प्राधिकारी में ध्यान रखना जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे आपका सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, MLA, आपका सांसद, ये सारे स्थानीय प्राधिकरण में आते हैं। फिर है अनुवीक्षण प्रक्रिया। अनुवीक्षण प्रक्रिया ये भी तीसरा शब्द है जो शब्दावली में आता है। बालक को विद्यालय में प्रवेश देते समय ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा क्या कहलाती है? ध्यान रखना, अनुवीक्षण प्रक्रिया कहलाती है। ये भी शब्द आगे पूछा जाएगा, देख लेना कि विशेष जो बालक होते हैं वो विद्यालय में प्रवेश ले रहे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनुवीक्षण प्रक्रिया कहते हैं। विशेष विद्यालय जैसे केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, ये सारे विशेष विद्यालय में आते हैं। प्रति व्यक्ति फीस, विद्यालय फीस के अलावा बालक से लिया जाने वाला अनुदान होता है। देखो, प्रति व्यक्ति फीस का मतलब होता है कि विद्यालय फीस के अलावा जो बालकों से कुछ अनुदान के रूप में लिया जाता है कि लेट बाथ बनाने हैं, कुछ अलग से कुछ चीजें लानी है, लेबोरेटरी बनानी, पुस्तकालय के अंदर साफ सफाई करवानी, मरम्मत कर, ऐसे कभी कभी स्कूल वाले पैसे ले लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रति व्यक्ति फीस। दुर्बल वर्ग के बालक, देखो गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले परिवारों के जो बालक होते हैं उन्हें हम दुर्बल वर्ग के बालक कहते हैं, जो BPL परिवार में शामिल होते हैं, जिनकी आर्थिक कंडीशन बहुत गरीब होती है, वह व्यक्ति BPL क्षेत्र में आते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? दुर्बल वर्ग के बालक कहते हैं। आगे, असुविधाग्रस्त क्षेत्रों के बालक, ये भी एक 7वां पॉइंट है। अग्रस्त सुविधा क्षेत्रों के बालक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौतिक, भौगोलिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों तथा SC व ST के बालक जो है वो असुविधाग्रस्त बालकों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। धारा 3 की बात करते हैं। 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों को आसपास के विद्यालय में ही प्राथमिक शिक्षा दी जाए। धारा 3 कहती है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जितने बालक हैं उनको अपने ही नजदीक किसी भी प्राथमिक स्कूल में शिक्षा दी जानी चाहिए। धारा 3 कहती है। धारा 4 कहती है। धारा 4 क्या कहती है? विद्यालय छोड़ गए बालकों तथा विद्यालय से वंचित बालकों को पुनः विद्यालय में जोड़ा जाना चाहिए। 3 तो कहती हैं कि जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा में जोड़ा जाए, और 4 कहती हैं बालक जो है वो विद्यालय छोड़ गए हैं या विद्यालय से नहीं जुड़े हैं, जो वंचित हैं, उन्हें विद्यालय लाकर पढ़ाया जाए या विद्यालय से जोड़ा जाए। पांचवी धारा है। 5वीं धारा है कि TC के ना होने पर भी बालकों को विद्यालय में प्रवेश दिया जाए। वेरी गुड, शाबाश सर, ये प्रश्न तो पिछली बार भी पूछा था कि बालक के पास अगर TC नहीं है उसे प्रवेश दिया जाए या ना दिया जाए तो उसे प्रवेश दिया जाना अनिवार्य है, लेकिन TC 7 दिनों के भीतर भीतर उसे जमा करवानी होती है। TC नहीं है फिर भी एडमिशन दे देंगे, लेकिन एक शर्त है, वे शर्त यह है कि भाई तने को 7 दिन में TC जमा करवानी है, तो आप उसको एडमिशन से नहीं रोक सकते। ये 5 कहती, क्या कहती? 5 TC ना होने पर भी उसे प्रवेश दिया जाए और TC 7 दिन में जमा करवानी रहती है। 6 धारा क्या कहती है? धारा 6 विद्यालय की दूरी का वर्णन है। IMP कर लेना। विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? बालक के घर से और विद्यालय की दूरी का जो अनुपात है वो 6 में दिया गया है। कैसे? देखो, प्रत्येक
किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, यानी प्रति 1 किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए और प्रति 2 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए। लेकिन राजस्थान में ये बात बहुत अच्छी कही गई है कि राजस्थान में ये दूरी 3 किलोमीटर है। ये ध्यान रखना, 2 किलोमीटर की जगह राजस्थान में कितनी है? 3, यानी 3 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक विद्यालय आपको देखने को मिल जाएगा, एक विद्यालय। यहां पर अगर पहाड़ी क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र जहां पर आवागमन की साधन बहुत कम है या पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर दूरी जो है वो उच्च प्राथमिक विद्यालय की दूरी होती है 5 से 7 किलोमीटर की। कितनी होती है? 5 से 7 किलोमीटर की दूरी होती है। धारा 7 क्या कहती है कि आरटीए में केंद्र व राज्यों का आर्थिक अंशदान, यानी आरटी 7 ये कहती है कि केंद्र सरकार हमें क्या अनुदान देगी, राज्य सरकार क्या अनुदान देगी। मूल जो रूप था उसमें जो अनुदान जोड़ा गया 55% केंद्र का और 45% जो है वो राज्यों का जोड़ा गया। लेकिन वर्तमान आरटीए में 55 की जगह 60% हो गया है केंद्र का और 40% किसका हो गया है? राज्यों का। ध्यान रखना, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में 90% हिस्सेदारी केंद्र की है और 10% हिस्सेदारी वो किसकी है? राज्य की है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पूर्वोत्तर राज्य में केंद्र सरकार कितना अनुदान देती है, तो 90%, जबकि राज्य सरकार 10% देती है। मूल जो आरटी थी उसमें 55 था, 45 था, लेकिन वर्तमान में जो आरटी है उसमें 60 और 40 का अनुपात दिया गया है। आगे धारा 8 समुचित सरकार के कार्य एवं कर्तव्य। केंद्र, राज्य, स्थानीय जो सरकार है उनके प्रमुख कार्य और उनके बारे में जो कर्तव्य हैं वो धारा 8 में दिए गए हैं। समुचित सरकार के कार्य, 9 के अंदर कहा गया स्थानीय प्राधिकारियों के कार्य। देखो 9 के अंदर स्थानीय प्राधिकारी, एमएलए, आपका जो सांसद है, सब कुछ है, वो जो नेता हुए आपकी जितने भी छोटे मोटे जो जनता जिसको वोट देकर चुनती है वे स्थानीय प्राधिकरण हैं, उनके बारे में यहां पर थोड़ी सी जानकारी दी गई है। फिर है धारा 10 माता पिता एवं अभिभावकों के कार्य एवं कर्तव्य। देखो पहला आती है समुचित सरकार, फिर स्थानीय प्राधिकरण, फिर माता पिता आते हैं। तो 8, 9, 10 ये तीनों धारा एक साथ याद कर सकते हो। इसमें समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता और अभिभावकों के कर्तव्य धारा 10 में दिए गए हैं। धारा 11 3 से 6 वर्ष के बालकों को विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था समुचित सरकार करेगी। देखो 3 से लेकर जो 6 वर्ष के बालक है उनके विद्यालय से पूर्व की जो शिक्षा है उनको समुचित सरकार, यानी केंद्र सरकार का भी कर्तव्य है, राज्य सरकार का भी कर्तव्य है और आपकी जो स्थानीय सरकार है यानी आपकी जो पंचायत है, अगर आप नगरीय स्वशासन है, पंचायती राज है, उसमें शिक्षा का प्रबंध करने का काम धारा 11 में दिया गया है। ध्यान रखना। धारा 12 कहती है निजी विद्यालयों में कमजोर आर्थिक वर्ग के बालकों को सीटों में 25% सीटें आरक्षित की जाएं, यानी जो प्राइवेट स्कूल हैं उन प्राइवेट स्कूलों के अंदर आप जो आर्थिक वर्ग से पिछड़े हुए बालक है उन पिछड़े हुए बालकों के लिए आपको 25% सीटें जो हैं वो रिजर्व रखनी पड़ेगी। और ये ध्यान रखना IMP कि निजी स्कूलों में, निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत बालक जो है वो सीटें रिजर्व की गई है आरक्षण के आधार पर, तो दध्यान रखना आरक्षण 25% का दिया गया है यहाँ पर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बालकों को। धारा 13 यदि कोई विद्यालय अनुवीक्षण प्रक्रिया को संचालित करता है तो पहली बार 25,000 तथा आगे हर बार 51,000 का जुर्माना लिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी इन्होंने जो हमारे एग्जाम में। अनुवीक्षण का मतलब होता है कि प्रवेश से पूर्व जो परीक्षा ली जाती है उसे अनुवीक्षण कहते हैं। कोई भी विद्यालय प्रवेश से पूर्व परीक्षा नहीं ले सकता है। अगर ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे पहली बार तो 25,000 का दंड उस पर जुर्माना लिया जाएगा और अगर वो बार बार ऐसी गलती करता है तो उससे 51,000 रुपए का दंड लिया जाएगा, जुर्माना लिया जाता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। यदि कोई विद्यालय प्रति व्यक्ति फीस लेता है तो उसकी फीस का 10 गुना उससे लिया जाएगा। देख लो, अगर कोई विद्यालय ऐसे कहते हैं अरे यार बच्चा तुमने फीस तो जमा करा दी, एक काम करो हमारे यहाँ पर है ना पानी की टंकी नहीं है, तो एक काम कर, तो बच्चों से क्या कहेंगे, बच्चा आप 500 रुपए इकट्ठे कर लो, 1,000 5,000 इकट्ठे कर लो, पानी की टंकी। निजी विद्यालय में ऐसी सुविधा नहीं है, आप बच्चों से पैसा निजी विद्यालय में नहीं ले सकते हो। उसे कहते हैं प्रति व्यक्ति
जो फीस है, यानी आप फीस के अलावा अनुदान के रूप में बालकों से नहीं ले सकते हो। अगर ऐसा करता हुआ पाया गया तो 500 रुपए के 10 गुना आपसे वापस लिया जाएगा, ध्यान रखना है। धारा 14 कहती है कि जन्म प्रमाण पत्र न होने पर भी बालक को विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा, यानी अगर किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो भी उसे विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा, उसे नहीं रोका जाएगा। धारा 15 कहती है कि किसी भी परिस्थिति में बालक को विद्यालय से वंचित नहीं किया जाएगा। देखो 14 और 15 यही कह रही है कि प्रमाण पत्र नहीं है तो भी उसे आपको जो है वो एडमिशन देना पड़ेगा, अगर उसके पास टीसी नहीं है तो भी एडमिशन देना पड़ेगा। यहाँ पर अगर कोई बालक ऐसा है जो बिल्कुल जो है किसी भी परिस्थिति में बालक को विद्यालय से दूर नहीं किया जाएगा, बालक विद्यालय का घर है, इसे विद्यालय में किसी भी हाल में जोड़ना है। धारा 16 कहती हैं कि बालकों को प्राथमिक शिक्षा में फेल नहीं किया जाएगा, बालकों को प्राथमिक शिक्षा में फेल नहीं किया जाएगा। कौन सी धारा के अंदर ये बात कही गई है? तो 16 में कही गई। कहां पर की? 16 वर्ष में। 16 वर्ष का बालक, ध्यान रखना है, अपने गुणों से फेल हो जाता है, अपने गुणों से फेल हो जाता है यानी बिगड़ जाता है, सेटिंगबाजी करने लग जाता है। लेकिन यहां पर धारा 16 है, सेटिंगबाजी कर रहा है तो उसे फेल नहीं किया जाए, यानी धारा 16 में बालक को फेल नहीं किया जाए, वो ऑलरेडी फेल हो चुका होता है, वो सेटिंगबाजी में लिप्त हो जाता है। याद रखने के लिए बोल रहा हूं, 16 वर्ष का बालक यानी धारा 16 में फेल नहीं। लेकिन यहां पर एक संशोधन किया गया जिसमें अब वर्तमान में इस प्राथमिक कक्षा में बालक को फेल किया जा सकता है। देखिए वो कौन सा संविधान संशोधन है, सुनिएगा। यहां पर संविधान संशोधन की बात की गई है, आरटीआई 2009 संशोधन विधेयक 2019, यानी आरटीआई 2009 में संशोधन किया गया है। और क्यों किया गया है, इसकी क्या आवश्यकता लगी कि प्राथमिक कक्षा में बालक होते हैं उसे फेल नहीं किया जाएगा, लेकिन ये संशोधन करके इसमें कुछ नई चीजें जोड़ दी गई हैं। क्या है? देखो, इसे लोकसभा ने जुलाई 2018 में पारित किया, यानी ये जो संशोधन विधेयक है इसे जुलाई 2018 में पारित किया, और राज्यसभा ने इसे जो है वो 3 जनवरी 2019 को पारित किया। लोकसभा में जुलाई 2018 में पारित हुआ, राज्यसभा ने 3 जनवरी 2019 को पारित किया, और राष्ट्रपति ने इस संशोधन पर 10 जनवरी 2019 को पारित किया, यानी राष्ट्रपति ने पारित कर दिया, यानी मोहर लग गई। अब इस संशोधन के द्वारा बालकों को प्राथमिक शिक्षा में फेल किया जा सकता है, फेल किया जा सकता है। ध्यान रखना है, क्या किया जा सकता है? फेल किया जा सकता है। यहां तक आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे कि सर और क्या है। धारा 17 कहती है कि बालकों को शारीरिक मानसिक रूप से दंड नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल ही दंड को हटा दिया गया है, इसलिए बालक बिगड़ गए हैं, बालक पर जो है वो दंड का प्रभाव अब नहीं रहा है, दंड का प्रभाव नहीं रहा है। दंड और पुरस्कार से ही बालक सीखते हैं, लेकिन पुरस्कार जरूर दिया जा सकता है, लेकिन बालक को दंड नहीं दिया जा सकता। अगर आप किसी बालक पर चौक फेंकते हो, अगर आप डस्टर फेंकते हो, अगर आप मारते हो, किसी भी प्रकार से उसे प्रताड़ित करते हो, शारीरिक मानसिक किसी भी रूप से, तो इस रूप में आप कानूनन अपराध की श्रेणी में शामिल हो जाओगे। इस प्रकार का अगर कोई दंड करते हुए पाया जाता है तो ध्यान रखना उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 17 वर्ष का बालक है, और 17 वर्ष का बालक मार खाता है क्या? आप ही बताओ। आजकल 17 वर्ष के बालकों में मार दूं तो मेरे से भी थोड़ा हट्टा तगड़ा लगेगा, और मेरी बराबर खड़ा होगा तो मेरे से भी बड़ा लग जाएगा, और मेरे को आंखें दिखाए, हैं मेरे को कैसे मार रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, देख लूंगा बाहर आना। तो भाई साहब 17 वर्ष को बालक को कौन मारेगा? आजकल तो हटा दिया है। तो 17 वर्ष का बालक ऐसे आंखें दिखाता है, यानी 17 धारा में बालक को नहीं मारा जा सकता है। धारा 18, आरटीआई लागू होने के बाद कोई भी विद्यालय सरकार की अनुमति के बिना नहीं खोला जाएगा। 18 धारा में कहा गया है कि आरटीआई लागू होने के बाद कोई भी विद्यालय बिना अनुमति के नहीं खोला जाएगा। 18 वर्ष का बालक बिना अनुमति के काम करता है तो उसे नहीं करना चाहिए। देखो 18 वर्ष का बालक बिना अनुमति के काम करता है, उसे नहीं करना चाहिए, उसे अपने परिवारों से एक बार अनुमति लेनी चाहिए, यानी धारा 18 में कही है अनुमति के बिना विद्यालय न खोल सकते। आगे 19 कहती हैं, धारा 19 विद्यालय के भौतिक मापदंडों का
वर्णन किया जाना चाहिए कि किस प्रकार की एक फैसिलिटीज हैं, कैसा भौतिक आवास है, कैसे वहां पर लेट बाथ बने हुए, कैसे रूम बने हुए, कैसे फर्नीचर, कैसी लाइब्रेरी, कैसी लेबोरेटरी, क्या क्या सुविधाएं हैं, वह सारी की सारी 19 में दी गई हैं। 20 में कहा गया है केंद्र सरकार आरटी में संशोधन कर सकती है, यानी 20 वर्ष का बालक अपने आप में समझदार हो जाता है तो अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करता है। 20 में 21 में कहा गया है कि 21 में क्या है, विद्यालय प्रबंध समिति का वर्णन दिया गया है कि विद्यालय के रख रखाव और क्या क्या जरूरतें हैं उसके लिए एक आपको विद्यालय प्रबंध समिति बनाई जानी चाहिए। और इस समिति के बारे में कहा गया है कि भाई साहब ये समिति जो है वो राजस्थान में यह एक नई समिति गठन की गई, जिसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है कि विद्यालय प्रबंध समिति का राजस्थान में जो गठन किया गया है वह कब हुआ है, तो 10 मई 2011, 10 मई 2011, 10 मई 2011 विद्यालय प्रबंध समिति का गठन 10 मई 2011 को किया गया था, जिसमें सदस्य थे 16, महिलाएं थी 8, यानी 50%। विद्यालय प्रबंध समिति में कितनी महिलाएं होनी चाहिए, 8 यानी 50%। और अभिभावक कितने होने चाहिए, इसमें 12 अभिभावक होने चाहिए, जो 3/4 के अनुपात में ये अभिभावक होते हैं। इसका जो विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता है वो होता है अभिभावक, उपाध्यक्ष भी होता है वो अभिभावक होता है, और सचिव कौन होता है, तो वो प्रधानाध्यापक होता है। और इसकी जो बैठक है वो प्रति अमावस्या के दिन होनी चाहिए, यानी काली रात के दिन जो है इसकी काली रात होती है अमावस्या को, तो अमावस्या के दिन जो है वो विद्यालय प्रबंध समिति की क्या होनी चाहिए, बैठक होनी चाहिए। धारा 22 क्या कहती है कि विद्यालय की विकास योजनाओं का प्रारूप। धारा 23 कहती है अध्यापक पद की योग्यता। वेरी गुड, शाबाश, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो 23 वर्ष का बालक अध्यापक बन गया, 23 वर्ष का बालक क्या बन गया, अध्यापक बन गया। आप 23 वर्ष के हो, आप 23 वर्ष के हो ना, आप 23 वर्ष के हो तो अध्यापक बन गए हो। अब आप अध्यापक बन गया हो तो थाकी की योग्यता ही यदि अध्यापक बनिया ना, आपकी योग्यता थी तब भी तो आप अध्यापक बने। एक कह रहा है कि 12वीं क्लास में बच्चा 18 साल का होगा तो 12वीं पास करी 18 में, फिर 19, 20, 21 3 साल पढ़ेगा तो बीए फाइनल होगी। बीए फाइनल हो जाए चाहे वो 12वीं के बाद 18 में 2 साल एसटीसी करेगा, तो 18 के बाद 19 और 20 2 साल में एसटीसी पूरी कर ली, फिर अगले साल पेपर दे दिया तो 21 साल का वो नौकरी लग गया। कोई ज्यादा देगा तो 23 साल में नौकरी लग जाएगा। तो देखो अध्यापक की पद और योग्यता 23 में है, किसमें है, 23 वर्ष में है। 24 में क्या है, अध्यापक के कार्य। अगर आप नौकरी लग गई हो तो था को कई काम भी 23 के बाद 24 साल में आप काम करना प्रारंभ कर दोगे ना, बिल्कुल करोगे ना। हाँ, तो आपको 24 में अध्यापक के काम प्रारंभ करने हैं। सर धारा 25 में, इसमें ध्यान रखना अध्यापक विद्यार्थी का अनुपात है। अच्छा, आप अध्यापक हो, ये तो 23 साल में आप तय कर रहे हो मैं अध्यापक बन जाऊंगा, 23 साल में क्या हो, अध्यापक हो। यह बात क्लियर है कि सर हम अध्यापक हैं, है ना। 23 वर्ष में हो गए, आपकी क्या योग्यता है वो 23 में है, तभी तो अध्यापक बने हो। बीएड है, एसटीसी है, क्या कर रहे कि तभी तो बने हो ना, योग्यता थी तभी तो बने हो। फिर आपके क्या कर्तव्य हो गए, भाई आपको पढ़ाना है, मुजरा करना है, वहां पर ये कर्तव्य होंगे ना अध्यापक बनने के बाद। फिर होगा कि भाई आप टीचर बनोगे, आपको हाँ मैं हो जाना बेटा का अध्यापक हो, बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ा सकांगे न पढ़ा सकाना, तो विद्यार्थियों शिक्षक का अनुपात दिया गया है 25। देखो इसमें सामान्य अनुपात है, एक टीचर होगा, एक तो क्या होगा, शिक्षक होगा, और एक शिक्षक पर 40 विद्यार्थी होंगे। 40 क्या होंगे, विद्यार्थी। 40 विद्यार्थी पर एक अध्यापक होना चाहिए, यानी 1:40 इसका रेशियो रखा गया है। ऐसा मत कर दियो कहते हो खान जना लेने अकेले बेटा, गलत है। आरटी के एक शिक्षक खाली 40 जना बना सके। आगे हम बात करेंगे 40-35 भी होता है आंकड़ा, ये आगे है। यहाँ पर देखो प्राथमिक जो आपकी छोटे बच्चे होते हैं उसमें 1:40 होता है, जबकि उच्च प्राथमिक में ये 1:35 होता है। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में कि अनुपात सामान्यतः कितना होना चाहिए, 1:40, प्राथमिक कक्षाओं में 1:40 और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में 1:35 होना चाहिए। लेकिन विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर अनुपात, अगर मान लो स्कूलों में ज्यादा विद्यार्थी हो, स्कूलों में क्या हो, ज्यादा विद्यार्थी हो और अध्यापक कम हो, या विद्यार्थी कम अध्यापक ज्यादा हो, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। इसको ऐसे दिया गया और संख्या के आधार पर। देखो अगर विद्यालय में 60 विद्यार्थी है, खाली अपना विद्यालय में खतरा है 60 है, तो खतरा टीचर लगा दो, 2 टीचर लगवा दो, अनुपात 30:1 हो गया।
ठीक है, देखो 60 विद्यार्थियों यानी 2 अध्यापक लग सकते हैं जिस स्कूल में 60 है। 61 से लेकर 90, 61 से लेकर अगर 90 यानी देखो 60 से लेकर 90, यहां पर दिया 60 विद्यार्थी, तो 1 से लेकर 90 विद्यार्थी पे कितने होंगे? 3 होंगे। और 120 तक कितने होंगे? 4 अध्यापक होंगे। और 200 तक कितने होंगे? 5 होंगे। यानी 1 से 60 तक तो 2, 1 से 90 तक 3, 120 तक 4 और 200 तक कितने होंगे? 5। लेकिन यहां पर एक बात जोड़ दी गई है कि 150 विद्यार्थी होने पर, 150 विद्यार्थी होने पर एक नियमित प्रधानाध्यापक तथा 5 अन्य अध्यापकों की जरूरत होती है। यानी 200 पर कितना हो जाएगा रे? 150 के बाद कितना हो जाएगा रे? 6 अध्यापक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राथमिक विद्यालय में सत्र में कार्य दिवस, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, अगर प्राथमिक विद्यालय है और उस प्राथमिक विद्यालय में जो कार्य दिवस है, प्राथमिक विद्यालय में कितने कार्य दिवस होने चाहिए? तो 200 कार्य दिवस तो होने चाहिए, यानी 200 दिन होना चाहिए। एक नॉर्मली घंटे में कन्वर्ट कर दें तो 800 घंटे का कार्य दिवस होना चाहिए, तब जाकर प्राथमिक शिक्षा अच्छे से दी जा सकती है। लेकिन वहीं उच्च प्राथमिक कक्षा में कन्वर्ट हो गए बालक, तो इसमें सत्र की संख्या 220 हो जाती है और घंटे यहां पर 1000 हो जाते। कितने हो जाते? 1000। तो एक नॉर्मली कोई बच्चा है, उसको आप प्राथमिक कक्षा में पढ़ा रहे हो तो 200 दिन तो उसको देने पड़ेंगे, और घंटों में कन्वर्ट करें तो 800 घंटे आपको देने पड़ेंगे। वही आप उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हो तो 220 घंटे देने पड़ेंगे और 1000 घंटे देने पड़ेंगे। एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है ये प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरटीआई के अनुसार एक सप्ताह में अध्यापक के कार्य दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने दिन होने चाहिए? 45 दिन होने चाहिए। एक विद्यालय में एक अध्यापक जो काम करता है, एक सप्ताह में कितने घंटे उसे काम करना चाहिए? 45 घंटा काम करना छावे। धारा 26 क्या कहती है? सरकारी विद्यालय में कुल स्वीकृत पदों में से 10% से अधिक पद खाली नहीं होने चाहिए। यानी एक विद्यालय है, उसमें 10% से अधिक पद खाली नहीं होने चाहिए, 26 में कहा गया है। 27 में कहा गया है, सरकारी अध्यापक को जनगणना, आपदा प्रबंध, पंचायती राज, नगरीय सुशासन, विधानसभा, लोकसभा चुनावों के अलावा अन्य किसी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। गांव में जिमणो है तो जिमणो में पुरुष कार्य में न लगा सको, खाली जनगणना, आपदा, पंचायती राज, नगरीय सुशासन, विधानसभा, लोकसभा चुनावों के अलावा कहीं नहीं लगाया जाएगा। धारा 38 कहती है कि सरकारी अध्यापक निजी शिक्षण संस्थानों में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर आप भाग ले रहे हो तो कानूनन अपराध है, यानी गवर्नमेंट टीचर सरकारी निजी स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं, वो ट्यूशन क्लासे नहीं पढ़ा सकते हैं, कोचिंगों में नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर कोई पढ़ाता हुआ पाया जाए तो धारा 28 के तहत उसके ऊपर आप कानूनन जो है वो कानूनन उसे अपराध घोषित कर सकते हो। धारा 29 कहती है प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया। 29 में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए और इसमें मूल्यांकन क्या क्या होना चाहिए। धारा 29A क्या कहती है के अनुसार राज्य घोषित शैक्षणिक प्राधिकारी संस्था जैसे SCERT और SIERT है, ये बात कही गई है कि वैसा कि राज्य की जो शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है SCERT और SIERT, ये 2 संस्थाएं होती हैं। धारा 30 में कहा गया है प्राथमिक शिक्षा को पूरी करते समय कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी। 5वीं क्लास तक अगर बच्चा पढ़ रहा है तो 4वीं क्लास तक उसे कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं देनी है। धारा 31 बालकों के अधिकार और संरक्षण है, जिसमें बालकों के कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जैसे बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई है। ध्यान रखना है 5 मार्च 2007। राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना ये पूछा जा सकता है कब की गई, तो 23 फरवरी 2010 को। राज्य ने तो 5 मार्च राज्य ने तो 7 में की और केंद्र ने 7 में की और राज्य ने 10 में कर दी है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है 32 धारा क्या कहती है कि यदि किसी व्यक्ति को बालक के अधिकारों के संरक्षण संबंध में कोई शिकायत है तो वे प्रधानाध्यापक को 3 माह के शिकायत कर सकता है और प्रधानाध्यापक उसे 3 माह के अंदर अंदर उसका समाधान करके आपको बता देगा। अगर आपको लगता है कि भाई साहब विद्यालय में कोई भी व्यक्ति बालकों का अधिकारों का हरण कर रहा है
संरक्षण जो है वो नहीं दिया जा रहा है, बालक के साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में प्रधानाचार्य से शिकायत कर सकते हो। 3 महीने के अंदर आपको वो जवाब देगा भाई हाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है। धारा 33 कहती है केंद्र व राज्य सरकार की एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी जिसमें सदस्य होंगे 15। केंद्र या राज्य एक सलाहकार समिति गठित करेगी जिसमें सदस्य होंगे 15। 34 में कहा गया है कि राज्य सरकार एक सलाहकार परिषद का गठन करेगी जिसमें 15 सदस्य होंगे। 33 में केंद्र करेगी, 34 में राज्य करेगा और 35 में आरटीए लागू करने हेतु केंद्र सरकार दिशा निर्देश जारी करेगी कि वैसा हम आरटीए को कब लागू करेंगे, वो 35 में। आगे दिया गया है 36 में क्या है देखो, यदि कोई विद्यालय अनुवीक्षण प्रक्रिया को संचालित करता है, प्रति व्यक्ति फीस लेता है तो उसके विरुद्ध तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति से अनुमति नहीं ली जाए। यानी आप अगर कह रहे हो कि कोई विद्यालय ऐसा है जो प्रति व्यक्ति फीस भी ले रहा है और अनुवीक्षण के तहत फीस भी ले रहा है, उसकी शिकायत करोगे, जब तक वो शिकायत नहीं मानी जाएगी तब तक यहां पर जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है उससे अनुमति वो लेंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है, वो कह देगा बिल्कुल हो रहा है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। ये 36 में है। 37 आरटीए न्याय व वाद योग्य नहीं है। आईएम पे कर लेना कि भाई साहब आप इस पर कानून नहीं जा सकते हो, इसमें कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो, न्याय नहीं मांग सकते हो। और लास्ट धारा 38 कहती है आरटीए में राज्य सरकार संशोधन कर सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपकी थी आरटीए 2009। क्या थी? आरटीई 2009 के बारे में हमने पढ़ा है। ये आपको अगर पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए? पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पर आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा 88966708। इस नंबर पर 88966708 पर आपको मुझे संपर्क करना पड़ेगा और मैं आपको ये जो पीडीएफ है मैं आपको ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों क्लास कैसी लगी? पूरा मेरे को 51 मिनट हो गए बोलते हुए, तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे सभी से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। आप सभी के प्रेम, विश्वास और सपोर्ट की मुझे सख्त आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मैं लगभग 1.5-2 सालों से यूट्यूब पर बहुत अच्छा प्रयास कर रहा हूं, लेकिन बाय चांस मेरी किस्मत के मुझे सफलता नहीं मिली है। अब चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी जो लोग वीडियो को देख चुके हैं वो जरूर सब्सक्राइब करेंगे और मुझे 100% आपसे यही उम्मीद है कि आप बिना सब्सक्राइब नहीं जाओगे। जितने व्यूज इस वीडियो पर आएंगे उतने ही मेरे सब्सक्राइब होंगे, ये मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूं। और मुझे पता है आप ईश्वर को मानते हो तो जरूर सब्सक्राइब करोगे। आपके माता पिता को अगर आप जो है वो मानते हो तो जरूर सब्सक्राइब करोगे, मुझे इतनी तो उम्मीद है। और जो सब्सक्राइब नहीं करेगा उसके लिए मैं भगवान से प्रेयर करूंगा कि वो जल्दी नौकरी लगे और उसे ऐसे प्लेटफॉर्म पर जल्दी लाके खड़ा करें जहां पर उसे महसूस हो जाए कि वाकई में एक बंदा जब कोई मेहनत करता है और उसके साथ हम सपोर्ट में नहीं खड़े होते हैं तब हमें कैसा लगता है। बस इतना ही आज के लिए, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।